चित्रों का सावधानी से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उनके चित्रण विषयों एवं शैलियों में उतना ही वैविध्य है उतना ही वैविध्य है जितना यूरोपीय चित्रकला में धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक गाथाओं पर आधारित चित्रों के साथ साथ व्यक्ति चित्रों, आकृति संयोजनों, भूदृश्यांकनों, पक्षियों, पुष्पों एवं पशुओं के चित्रों की भरमार है। रखे रहना अभी थोड़ी देर बाद। चित्रण विधि टेक्निक में भी इसी प्रकार की भिन्नता है। भित्ति चित्रों में मोटे मोटे लगाए गए रंगों से लेकर स्याही जल रंगों के सूक्ष्मतम स्पर्शों तक अनेकों प्रकार की शैलियां देखने को मिलती हैं। सर टॉपिक बता दीजिएगा। चीनी और जापानी चित्रण का संक्षिप्त तुलनात्मक समीक्षा। तो थोड़ा धीरे बोले, बहुत तेज बोले। अच्छा, किंतु यह भी सत्य है कि प्राचीन चीनी और जापानी कलाकारों एवं उनकी कलाकृतियों के विषय में बहुत कम जानकारी
उपलब्ध हो पाई है। कुकाई चीह, कुकाई चीह, कुकाई चीह और फान कुआन, और फान कुआन क्रमशः चीन और जापान में चीन और जापान में अतीत के अतीत के गौरवशाली अतीत के गौरवशाली चित्रकार माने जाते हैं। किंतु इनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियां किंतु इनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियां पूर्णतः बनाई गई कलाकृतियां पूर्णतः लुप्त हो चुकी है। प्राचीन मौलिक कलाकृतियां प्राचीन मौलिक कलाकृतियां दुर्लभ होने के पश्चात भी दुर्लभ होने के पश्चात भी चीन में ऐतिहासिक युग के प्रारंभ से ऐतिहासिक युग के प्रारंभ से लेकर आज तक सांस्कृतिक विकास निरंतर एवं अविच्छिन्न होता आया है। चीनी कला अपनी अटूट परंपरा के प्रति सदैव जागरूक रहा है और जापानी कला भी अपने अतीत के प्रति श्रद्धावान है, किंतु दोनों में अंतर है। प्रथम तो चीनी कला की तुलना में जापानी इतिहास काफी छोटा है। दूसरा जापानियों ने
केवल एक परंपरा को, जापानियों ने केवल एक परंपरा को धरोहर नहीं माना, बल्कि दो संस्कृतियों की थाती विरासत में पाई। स्वदेशी और चीन की, स्वदेशी और चीन की। अतः जापानी कला के मर्म को समझने के लिए इस पक्ष को दृष्टिगत रखना चाहिए। जापानियों ने सदैव ही चीनी सभ्यता एवं संस्कृति, जापानियों ने सदैव चीनी सभ्यता एवं संस्कृति की उपासना की है। जापानियों ने सदैव ही चीनी सभ्यता एवं संस्कृति की उपासना की है, उसे अपना आदर्श माना है। इतना होने के उपरांत भी चीनी और विशुद्ध जापानी चित्रांकन में अंतर न केवल जापानी चित्रांकन में अंतर न केवल शैली का है बल्कि दो बिल्कुल भिन्न सांस्कृतिक परंपराओं की अभिव्यक्ति का है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। चीनी चित्रकार का स्वरूप
अनोखा रहा है। वह एक विद्वान, वह एक विद्वान कवि या व्यस्त सिविल सेवक के रूप में व्यस्त सिविल सेवक के रूप में हमारे सामने आया। जो अपने खाली समय में जो अपने खाली समय में चित्र संयोजन करता है। चित्रकारी उनके लिए आत्मा व्यक्ति चित्रकारी उनके लिए आत्मा अभिव्यक्ति, आत्मा व्यक्ति, दर्शन, काव्य, संगीत, सुलिपि की अभिव्यक्ति का एक साधन मात्र है। सुलिपि की अभिव्यक्ति का एक साधन मात्र है। इसीलिए इनके चित्र नौसिखिए के कहे जा सकते हैं। इसीलिए इनके चित्र नौसिखिए के कहे जा सकते हैं। तथा व्यंजन ब्रैकेट में लिख लीजिए ज्ञानवेत्ता। व्यंजन ज्ञानवेत्ता होने के कारण उसे चीनी समाज में व्यंजन माने ज्ञानवेत्ता होने के कारण उसे चीनी समाज में एक सम्मान एवं आदर की दृष्टि से देखा जाता रहा है। किंतु जापानी चित्रकार का रूप बिल्कुल उल्टा है। किंतु जापानी चित्रकार का रूप बिल्कुल उल्टा है। वह एक पेशेवर शिल्पी होता है जो जन सामान्य वर्ग से
जो जन सामान्य वर्ग से संबंध रखता है, किंतु विद्वान व्यक्ति नहीं होता। तथा इनके चित्रण विषय भी दैनिक जनजीवन की गतिविधियों या जापानी महाकाव्यों या उपन्यासों पर आधारित है। और जापानी शैली की कलाकृतियों पर किसी भी प्रकार का चीनी प्रभाव नहीं रहता, न शैली का न संयोजन का, और ना ही रंग विधान का। चीनी चित्रकार अंकन में उस औपचारिकता, प्राविधिकता को महत्व नहीं देता जिससे पेशेवरपन की झलक टपकती हो। वह चित्रों के ऊपर काव्य पंक्तियां लिखकर उसमें साहित्यिक काव्यमयता उत्पन्न करने को सर काव्य पंक्तियां लिखकर उसमें साहित्यिक काव्यमयता उत्पन्न करने को सदैव लालायित रहता है। चीनी चित्रकार हृदय से कवि और दार्शनिक होता है। इसके विपरीत जापानी कलाकार पेशेवर होता है। उसे अपनी कार्यकुशलता
कार्य कुशलता पर गर्व होता है। वह अपने चित्र संयोजन को उठाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। काव्य पंक्तियों के उदाहरण में भी चित्रों में बहुत कम देखने को मिलता है। जापानी चित्रों की आकर्षक दर्शक के चक्षुओं तक ही सीमित नहीं रहता, दर्शकों के चक्षुओं तक सीमित नहीं रहता, किंतु चीनी चित्र नेत्रों को लुभाने के साथ साथ प्रेक्षक के मस्तिष्क एवं हृदय को भी अपनी काव्यमयता एवं दर्शन से प्रभावित किए बगैर नहीं रहते। नेक्स्ट पैरा। नेक्स्ट पैरा। चीनी चित्रकार सदा ही प्रकृति की उपासना करता रहा है। मानव की क्षणभंगुर घटनाएं उसके लिए तुच्छ रही हैं। उसका सदियों से आदर्श चित्रण विषय रहा है। प्रकृति की गोद में चिंतन भजन करता
सांसारिक विषय वासनाओं से निर्लिप्त दार्शनिक विद्वान था। इसके विपरीत जापानी चित्रकारों का आदर्श रहा है। इसके विपरीत जापानी चित्रकारों का आदर्श रहा है सांसारिक उलझनों से जूझता हुआ सांसारिक उलझनों से जूझता हुआ एवं अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करता एवं अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करता समुराई जापानी कलाकार समुराई जापानी कलाकार की तूलिका समुराई की तलवार की भांति तीव्र गतिपूर्ण संचालन में अपनी परिपूर्णता प्राप्त करती है। चित्रों में नाटकीय प्रभाव प्राप्त करती है और चित्रों में नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए सदैव आकुल रहती है। जैसे कि 13वीं सदी के युद्ध संबंधी कुंडल चित्रों वार स्क्रॉल्स के अवलोकन से स्पष्ट होता है। चीनी कलाकारों के लिए ऐसे मारकाट के विषय हाहाकारी होते थे। उनकी दृष्टि में चित्रकारी का लक्ष्य मानव मस्तिष्क की शुद्धिकरण
और आत्मा को ऊंचे उठाना रहा है। ऊंचे उठाना रहा है, न कि उसे सांसारिक आशा तृष्णा में फंसाकर, तृष्णा में फंसाकर अधोगति में पहुंचा देना। नेक्स्ट पैरा। जापानी चित्रण चीनी चित्रण की तुलना में अधिक यथार्थवादी है। अधिक यथार्थवादी है, क्योंकि जापानी चित्रकार का दृष्टिकोण प्रायः वस्तुगत होता है, जबकि चीनी कलाकार का दृष्टिकोण आत्मगत। वह दार्शनिक पहले होता है, कलाकार बाद में। धरती की वस्तुओं को अपने दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से अवलोकन करने के पश्चात ही अपनी अनुभूति तूलिका से सिल्क या कागज पर अभिव्यक्त कर देता है। चीनी मानव को विशाल ब्रह्मांड का एक अंश मानता है, न कि विजेता। यही कारण है कि उसके चित्रों में काल्पनिक तत्वों की भरमार रहती है। अमूर्तता एवं बनावटीपन अधिक रहता है।
इनके भूदृश्य अधिकांशतः इनके भूदृश्य इनके भूदृश्य अधिकांशतः काल्पनिक होते हैं। व्यक्ति चित्रों के अंकन में भी चीनी चित्रकार व्यक्ति चित्रों के अंकन में भी चीनी चित्रकार व्यक्ति की मुखाकृति व्यक्ति की मुखाकृति के विशिष्ट लक्षणों पर उतना ध्यान नहीं देते जितना उसके आंतरिक स्वरूप को प्रतिबिंबित करने का प्रयास करते हैं। प्रतिबिंबित करने का प्रयास करते हैं। वहीं यूरोपीय कलाकार मौलिकता को अधिक महत्व देते हैं। मौलिकता को अधिक महत्व देते हैं, किंतु चीनियों की दृष्टि में उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। सबसे अधिक महत्व वे इस बात को देते हैं किस चित्रकार में विश्व की सभी वस्तुओं एवं जीवों के अंतर्निहित एकात्म को अभिव्यक्त करने की कितनी अधिक योग्यता है। सर वस्तुओं एवं जीवों के अंतर्निहित सर विश्व के बाद से बोल दीजिए। विश्व की सभी वस्तुओं एवं जीवों के अंतर्निहित एकात्म को अभिव्यक्त करने की कितनी अधिक योग्यता है। यह समस्त भाव
प्रकृति के सौंदर्य में उसे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। संभवतः इसीलिए अधिकांश चीनी चित्र एक से प्रतीत होते हैं। चीनी और जापानी दोनों ही चित्रों के तूलिका घातों दोनों ही देशों में सुलिपि आर्ट ऑफ कैलीग्राफी को समान रूप से सर्वोच्च कला के रूप में सम्मानित किया जाता है। चीनी और कुछ जापानी भी चित्रकला को कलाकार के सृजनात्मक व्यक्तित्व का प्रत्यक्षीकरण मानते हैं। पाश्चात्य देशों में भी ऐसी धारणा है। चीन जापान दोनों ही प्राचीन गुरुओं के चित्रों की अनुकृति को नवोदित चित्रकारों की शिक्षा दीक्षा का अच्छा, गुरुओं के बाद से थोड़ा स्लो बोलिए। गुरुओं के चित्रों की अनुकृति को नवोदित चित्रकारों की शिक्षा दीक्षा का अभिन्न अंग समझा जाता है।
दोनों देशों के चित्रकार अनुकृति करने में, दोनों देशों के चित्रकार अनुकृति करने में पारंगत रहे हैं। जापानी चित्रों की अपेक्षा, जापानी चित्रों की अपेक्षा चीनी चित्रों में डॉक्यूमेंटेशन काफी अधिक, चीनी चित्रों में डॉक्यूमेंटेशन काफी अधिक रहता है। डॉक्यूमेंटेशन से तात्पर्य है चित्रों के ऊपर लिखी गई काव्य पंक्तियां या चित्रकार के नाम की लगाई गई मोहर, या उसके हस्ताक्षर। पैराग्राफ चेंज। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि चीनी और जापानी चित्रों में मुख्यतः चित्रण विषय, चित्रांकन विधि और भावना का प्रमुख अंतर पाया जाता है। उनमें विषमताओं की अपेक्षा समताएं काफी अधिक होती हैं। जब हम सुदूर पूर्वी कला की तुलना यूरोपीय कला से करते हैं तो उनमें काफी मौलिक
अंतर दृष्टि गोचर होता है। पाश्चात्य चित्रों में मानव और उसकी आकृति को पाश्चात्य चित्रों में मानव और उसकी आकृति को प्रायः प्रमुखता दी जाती रही है। प्रायः प्रमुखता दी जाती रही है, प्रकृति को कम। इसके विपरीत सुदूर पूर्व की कला इसके विपरीत सुदूर पूर्व की कला सदैव प्रकृति के गुणगान सदैव प्रकृति के गुणगान गाती रही है। चीनी चित्रकारों ने मानव शरीर एवं उसकी गतिविधियों में बहुत कम रुचि दिखाई है। बहुत कम रुचि दिखाई है। नग्न शरीर का चित्रांकन नग्न शरीर का चित्रांकन उसने किया ही नहीं। उसने किया ही नहीं जिसमें पश्चिमी चित्रकारों ने अधिक रुचि ली है। अधिक रुचि ली है। चित्र संयोजन का पूर्वाभ्यास चित्र संयोजन का पूर्वाभ्यास चित्र संयोजन का पूर्वाभ्यास चीनी चित्रकार कभी नहीं करते। वह अपने मानस पटल पर वह अपने मानस पटल पर सारी कल्पनाओं को कर लेते थे। उसके उपरांत द्रुतगामी गति से तूलिका के द्वारा सिल्क या कागज पर चित्रण कर देते। उनके चित्रों में सुधार
उनके चित्रों में सुधार करना संभव नहीं होता था। इसलिए इसलिए अत्यंत सावधानी से तूलिका संचालित करते थे। रंगों के प्रयोग में भी वह अति संयमी होते हैं। रंगों के प्रयोग में भी रंगों के प्रयोग में भी वे अति संयमी होते हैं। हल्के रंगों के द्वारा चित्रों को चित्रित करते हैं। तथा प्रकृति के निरूपण में सादृश्य की उपेक्षा करते हैं। तथा अपने चित्रों के माध्यम से उसकी भव्यता एवं विशालता की ओर प्रेक्षक का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। चीन की अपेक्षा जापानी कलाकृतियों को सर फिर से बोले। चीन की अपेक्षा जापानी कलाकृतियों को अधिक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और बहुमूल्य धरोहर समझकर उन्हें सुरक्षित बनाए रखने का हर संभव प्रयत्न करते हैं। इसी पवित्र भावना के फलस्वरूप जापान में न केवल जापानी चित्रकारों के बल्कि विशिष्ट चीनी चित्रकारों
द्वारा बनाए गए दुर्लभ चित्र आज तक सुरक्षित हैं। चीन में मंदिर, मठों और राजद्वारों को अनेकों बार नष्ट भ्रष्ट किया गया। चित्रों के राजकीय संकलन को कितनी बार जलाकर भस्म कर दिया गया। आक्रांताओं ने सैकड़ों कुंडल चित्रों को जलाशयों में फेंककर चीन की बहुमूल्य प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर भी विश्व में चीन ही प्रथम देश था जहां सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से चित्रकला का इतिहास लिखा गया। जिसका नाम ली डैश लगाते चलना, ली ताई मिधु आ ची। record of famous painters of successive dynasties। हेडिंग है क्या सर ये? नहीं, उसी का मतलब लीताई मिधुआची का। इसे विद्वान कला मर्मज्ञ चैंग -N -Yuan
युआन ने सन 847 847 ईस्वी में पूरा किया था। बस कीजिए। अच्छा बस करिए, अब ना लिखवाइए, बहुत हो गया। इटली में थोड़ा सा, इटली में वसारी ने 700 वर्षों बाद इस प्रकार के प्रथम चित्रकला का इतिहास लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पेंटर्स, स्कल्पचर्स एंड सर मोस्ट एमिनेंट पेंटर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्ट्स लिखा था, जो 1550 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तीन चार लाइन अगर और लिख लो तो खत्म हो जाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यदि जापान के कला इतिहास कला आलोचना की दृष्टि से उतना समृद्ध नहीं है जितना चीन का। चीनी कला की गहनता और उसके मर्म अधिक सर इस लाइन को फिर से बोल दीजिए जरा। चीनी कला की गहनता और उसके मर्म अधिक संवेदनशील हैं। उनकी सौंदर्य अनुभूति अधिक सूक्ष्म एवं प्रखर है। वे कला की बारीकियों, उनके गुणों एवं त्रुटियों को अधिक गहराई से समझते हैं। जापानी सौंदर्य विज्ञान में रुचि नहीं रखते। वे नैसर्गिक और कलात्मक
वे नैसर्गिक और कलात्मक सौंदर्य के प्रति कलात्मक सौंदर्य के प्रति अतिशय जागरूक हैं। उनका टी सेरीमनी इसका जीता जागता उदाहरण है। अंतर केवल इतना है कि चीनी कला मर्मज्ञ की पारखी दृष्टि अपेक्षाकृति अधिक पैनी एवं सूक्ष्म है।